बस आप सबको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, जिस हवाले से बहुत सारे हमारे दोस्त कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो आज आपको भी मौका मिलेगा कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके इस हवाले से अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में तबाही के बहरान के हवाले से, खुसूसी तौर पे गैस के हवाले से। कुछ सूरत ऐसी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में बिजली नहीं मिलती और सर्दियों में गैस नहीं मिलती। हमारी जो हुकूमतें हैं वो जब इस किस्म का कोई मसला आया है तो उन्होंने जो उनसे पहले की हुकूमतें हैं उनको पॉइंट आउट किया कि उनकी वजह से, उनकी नाकस जो मनसूबाबंदी की वजह से आज हमें इन हालात को देखना पड़ रहा है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, सारे यही दावा करते हैं, और इस वक्त में नई हुकूमत के आने से भी लोगों को कम अज कम जो जहाँ कीमतों की कमी की एक उम्मीद थी, उसके साथ साथ एक उम्मीद ये भी थी कि ये जो हमें गैस और बिजली का जो बहरान है ये भी खत्म होगा और कम अज कम हमें गैस तो मिलेगी, हमें बिजली तो मिलेगी। तो आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। मुझे इंस्ट्रक्शन डालने के लिए छोटे से वक्फे पर जाना है, तो छोटे से वक्फे में वापस आ रहे हैं तो फिर हम बात करते हैं अपने मेहमान से भी, और इस मौजूद पर आप दोस्तों से बात करेंगे। कहीं मैं जहाँ तक देखते रहिए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और वक्फे से पहले मैंने आप दोस्तों को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं गैस की बंदिश के हवाले से कि पाकिस्तान में जिस तरह सर्दियों में, जिस तरह गर्मियों में बिजली कम हो जाती है, इस तरह सर्दियों में गैस भी कम हो जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम आवाम जो तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, हमें कम अज़ कम इस चीज़ का अंदाज़ा तो होना चाहिए कि आखिर ये तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या ये वक्ती तौर पे ये सारे मामलात हैं, या ये हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, गैस कम हो गई है, या हमें आइंदा आने वाले सालों में भी इसी तरह और इसी किस्म के बहरान का हमने सामना करना है। आखिर वजह क्या है, और हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक हैं और कहाँ तक हैं, इनसे हमें कुछ अच्छी उम्मीद नज़र आती है या नहीं आती है, इस हवाले से हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक मेहमान शख्सियत जिनका ताल्लुक सहाफ़त से है, और उन्होंने ये तवानाई के बहरान के हवाले से और जो गैस की बंदिश है इस हवाले से इनकी रिसर्च भी है। तो हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। सदर हैं जनाब ये कराची एडिटर्स क्लब के जनाब मुबश्शिर मीर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड गुड। अच्छा जी, एक खबर है यहाँ पे इस वक्त असद उमर साहब ने एतराफ़ किया है कि महंगाई से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में है। महंगाई का हाल सबको पता है जो है, और मेरा ख्याल है कि बदतरीन सतह है, बुलंद सतह जो हम आज इस वक्त देख रहे हैं। इसमें गैस की कीमतें, जो गैस हमेशा से एक सस्ती प्रोडक्ट रही है, हमें गैस के लिए कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती रही। अवाम 200, 300, 400 रुपए के बिल में जो है ना वो पूरे डोमेस्टिक घरों के अखराजात के लिए, इस वक्त घरों के में जो गैस इस्तेमाल हो रही है वो भी महंगी है। और गैस की जितनी फॉर्म्स हैं, एलपीजी, सीएनजी, इंडस्ट्री के लिए, मतलब हर जगह पे गैस की कीमत ज्यादा है, और उसमें लोड शेडिंग भी हो रही है, ये शॉर्टेज भी। तो ये असल में वो सारी सिचुएशन क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों महंगी हो रही है ये प्रोडक्ट, और क्यों अनअवेलेबल हो रही है? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। एक चीज़ तो ये है कि दो चीज़ें तो आपने अपने गुफ्तगू में ही फरमा दी, और एक थी वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन और गैस की मिकदार। ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन यकीनन दिन ब दिन बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और दूसरा ये कि हम मानते भी नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और हम सच बताते भी नहीं है कि हमारी गिनते हैं फिर गलत गिनते हैं, फिर गलत नहीं, वो जानबूझ के हम गलत बताते हैं। जैसे कराची की पॉपुलेशन बताई गई, या और कई जगहों पे जो है वो पॉपुलेशन जो है वो पॉलिटिकल मोटिव की वजह से, पॉलिटिकल लोगों ने कई जगहों की पॉपुलेशन कम करवा दी। तो इससे नुकसान देखें क्या होता है कि उसमें जो अगर आपके जो प्लानिंग का डिपार्टमेंट्स हैं
उनके सामने तो वो फिगर आएगी कि इस शहर की या इस डिस्ट्रिक्ट की आबादी इतनी है, तो और एक्चुअल कितनी है, कितने लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कितने वहां मुस्तकिल रहायशी हैं और इसकी जरूरियात क्या है। यानी तो कि इंसानों 10 बंदे गिने हैं तो उन्होंने कहा जी कि 20 रोटियां भेजनी हैं, असल में तो वहां 25 बंदे बैठे हैं। तो मकसद ये है कि तो कितने जो आपकी इंसान होंगे उसी लिहाज से आपकी जो है ना वो प्लानिंग बनेगी। तो आपने इंसानों की तादाद गलत बताई तो लिहाजा उसके मुताबिक आप बता दें जी मेरे घर में 6 अफराद हैं, ठीक है, तो उसी के मुताबिक फिर आप अपना सोचेंगे, बजट बनाएंगे, सब कुछ। तो एक तो हमने वहां पे जो है ना वो ज्यादती की हुई है अपने पूरे कौम के साथ। ये कब हुआ था? ये लास्ट जो सेंसस हुआ है उसे 2018 में शायद हुआ, तो उसमें इलेक्शन से पहले हुआ था ना। तो इलेक्शन से पहले वही इलेक्शन से पहले का जो मकसद था उसमें मोटिव्स तो सियासी थे, लेकिन नुकसान इकोनॉमिकल भी हो गया। ओके, ठीक है। अब आपने एक फियर था, जो लोग इसको सारा जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। फियर ये था कि अगर इस दफा लग रहा था कि पाकिस्तान की जो अर्बन सोसाइटी है उसकी तादाद बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो फिर मुमकिन ही नहीं होगा कि आप शहरी इलाकों की नशिस्तें ना बढ़ाएं। और शहरी इलाकों की नशिस्तों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकती हैं। शहरों के अंदर जरा थोड़ा सा रुझान डिफरेंट होता है कि लोग अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। तो लिहाजा वो जो आप करते हैं ना, जगलिंग करते हैं ना, तो वो गांव की जो है ना नशिस्तों में ज्यादा करते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर भी वो दही इलाकों की सीटों से जीते हुए हैं। तो लिहाजा दही पाकिस्तान जो है वो पावर में है, और अर्बन सोसाइटी जो है वो मुश्किल में है और वो पावर में नहीं है। कराची की हालत उससे सबसे अहम है। लाहौर की हालत भी देख लें, सीएम साहब जो हैं उनको लाहौर की सोसाइटी का एक्सपीरियंस उस तरह नहीं है, तो वो वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ के सीएम साहब जो हैं बेशक यहाँ पढ़ते रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे कोई स्टेक नहीं है। तो यहाँ कराची के शहरी जो मुश्किल, तो जो आपको मुश्किलात बहुत ज्यादा जो नजर आ रही हैं मीडिया के अंदर भी, वो अर्बन सोसाइटी में ज्यादा आ रही है। अच्छा, वैसे जो कराची की इंतजामिया है उसमें तो कराची के ही लोग कर रहे हैं, वो वसीम अख्तर साहब वगैरह और ये सारे, इनके पास उनके पास तो कुछ भी नहीं। एमकेएफ के पास अथॉरिटीज नहीं है, नहीं, वो केएमसी के पास क्या चीज है। हाँ, इस वक्त तो केएमसी के पास कुछ नहीं है। मकसद है कि जो 18वीं तरमीम के बाद सूबा है उसकी ताकत ज्यादा है। हाँ, पावर उसके पास है, ज्यादा चीजें उसी के हाथ में। बाकी वो समझ लेंगे शहरी इंतजामात भी इनके हाथ में नहीं है। वो इंतजामात तो आप समझ लें नाम के हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो वहां पे है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह पार्लियामेंट्स में भी वही है। तो एक तो आबादी की, और फिर उसके बाद उसके असरात, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप कह रहे हैं एनर्जी सोर्सेज, तो डेफिनेटली हम कोई एनर्जी रिच कंट्री नहीं है। हमारे पास गैस लिमिटेड तादाद में जो है वो मुल्क से निकलती है, बाकी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, अब जो एनर्जी रिच एरियाज हैं वो गल्फ है, वो सेंट्रल एशिया है, और ख़ास तौर पे गैस के अंदर हमारा हमसाया मुल्क ईरान जो है उसके अंदर बहुत गैस है। ओके, ठीक है। हमने उससे एक मुआहदा भी कर रखा है। जो जब आसफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने टेन्योर के लास्ट में ये एग्रीमेंट मेरा ख्याल है 2012 में कहीं किया था। तो वो मुआहदा जो है उसको किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, फिर यहाँ पे इस रीजन में 2 लॉबीज बड़ी स्ट्रांग है, एक ऑयल लॉबी है, एक गैस लॉबी। जी हाँ। तो वो ऑयल लॉबी चाहती है कि लोग ऑयल ओरिएंटेड चीजों पे ही फंसे रहें। तो गैस जो है वो इस वक्त कतर और ईरान और रशिया इनके पास सबसे ज्यादा है। तो लिहाजा गैस लॉबी अभी जो है वो इतनी कामयाब हुई है कि कतर की गैस हमने लेनी शुरू कर दी। अच्छा, तो हमें ईरान से भी जो गैस हमें मिलती है उसमें मिलती नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट है, सिर्फ एग्रीमेंट है। ईरान की गैस यहाँ नहीं आती? नहीं, वो जो पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइन ईरान की तरफ से पाइपलाइन तकरीबन जो उनका दावा है कि हमने 300 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा के पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखी हुई है। अब पाकिस्तान जो है वो अपने हिस्से का काम करे और पाइप जो है जोड़ ले और अपनी गैस ले ले, जो एग्रीमेंट है। लेकिन अभी हमने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, तो लिहाजा वो तो समझ ले पाइप वहीं पे वहीं है। क्यों? तो नहीं है ना वो, उस पे है कि जी सीरियस नहीं है। नहीं, यही है कि हमारे मौकफ यही रहा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो हम वो चीज़ अभी उनके साथ ये काम नहीं कर सकते। और इसी सैंक्शन में हमने टमाटर ले लिए हैं,
लेकिन हमने गैस नहीं लेनी। हाँ। तो लिहाजा इस तरह की एक तो चीज है। तो वही ईरान इंडिया को गैस दे के, और वो मेरा ख्याल है कि इंडिया को फायदा पहुंचा रहा है। नहीं, इंडिया को गैस भी हमारे यहाँ से जानी थी। एक्चुअली वो मुआहदा था IPI। अच्छा, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन गैस। ठीक है, तो ये तासुर भी गलत है कि ईरान से गैस जा रही है वहां पे? अगर जारी होगी तो वो शायद वो दूसरी बाई शिप जारी होगी, जो लेकिन बाई पाइप नहीं जा रही। ठीक। तो बाई पाइप तो जाती तो वो तो पाकिस्तान के रास्ते से जानी थी, पाकिस्तान तो इसीलिए कुछ पाकिस्तान को मिलना था। हाँ, एक पाइपलाइन का मंसूबा जिसे हम तापी कहते हैं, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। तो उस पे काम हो रहा है। उस पे समझ लें कि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो चाहती थी कि ये मंसूबा पाकिस्तान अडॉप्ट करे, तो वो उस पे काम हो रहा है। वो ताजिकिस्तान से आ रही है, वो वहाँ पे भी एक गैस का बड़ा सोर्स है। लेकिन जो एक चीज़ है कि जो बहुत सस्ती गैस जिसे कहा गया था ये गरीब का फ्यूल है, वो थी LPG। वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या ये मोस्टली आती है वहाँ से जो आपके रिफाइनरी से आती है, जो बिल्कुल आखिरी एक चीज़ रह जाती। तो अब पाइप जो LPG थी, वो जिसे हमने गरीब का फ्यूल कहा था, वो हमने इतना महंगा कर दिया, उसके अंदर इतनी वो सूरत हाल पैदा कर दी, इतने उसमें प्लेयर आ गए कि अब उसके अंदर फिर किक बैक्स फलां इतनी चीज हो गई कि वो गरीब के हाथ से निकल गई है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जंगलात ना कटें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम गैस का पाइपलाइनें बिछाने का अपने दूर दराज इलाके गाँव और पहाड़ी इलाकों तक नहीं ले जा सकते, तो वहां पे सिलेंडर के साथ जो है वो उन्हें ये सहूलत मैसर आए। क्योंकि आप देखें अगर क्वेटा के या बलूचिस्तान के या स्वात और गिलगित के इलाकों में कितनी सख्त सर्दी पड़ रही है इस वक्त, और उनके लिए कितनी जरूरी चीज है ये, बिल्कुल, और उनके लिए बहुत सब्सिडाइज ये जो है ना LPG मुहैया होनी चाहिए। और इस वक्त बर्फ के मौसम में वो कितनी लकड़ियां अपने यहाँ जमा कर सकते हैं, या कोयला बना, या एक तो दरख्त कट गए हैं, दूसरा कितना कोयला जमा कर सकते हैं। फ्यूल की शॉर्टेज हो जाती है उनको, उनके हाथ जो हैं उनके वो जो है ना वो जिल्दें जो है ना वो फट जाती हैं बेचारे। इतनी मुश्किल जिंदगी ये होती है सर्दी के मौसम में। तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी खातर जो चीज आई थी उसके अंदर भी इस तरह का माफिया कूद गया कि उन्होंने LPG उनकी पहुंच से दूर कर। सही है सर जी, आपने कहा कि 2 पाइपलाइन के मंसूबे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। एक पे हो रहा है, एक रुका हुआ है, एक पे हो रहा है। ताजी जो पहले तापी उस पे काम कितनी तेजी से हो रहा है? मेरा ख्याल है कि अभी तो अफगानिस्तान से वो पाइपलाइन आएगी, पाकिस्तान में अभी अंदर नहीं आई, और लेकिन वहां से काफी चीजें जो हैं वो इनिशिएट हुई और उसके ऊपर काम होता रहे। तो आइंदा कितने सालों तक आवाम तक गैस पहुंच सकती है वो वाली? शायद अभी उसमें टाइम है, उसमें अभी कुछ मुझे एग्जैक्ट उसकी करते हैं। इस हुकूमत की जाने, इस हुकूमत ने कोशिश की जा रही है गैस के हवाले से लोगों को, मतलब जो बहरान है इसके खात्मे के लिए, क्या आप मुत्तफिक है? जो मुत्तफिक इसमें ये है कि जी आप ये समझ लें कि आपने इंपोर्ट ही करनी है ना, तो हम कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कतर जो है इस वक्त इंडिया में भी दे रहा है और भी मुल्कों में दे रहा है गैस। LPG उसके पास जो है ना LP की शक्ल में हम ले रहे हैं यहाँ से। लेकिन यह है कि हमने जो अपना रेट्स क्यों हाई हो गए? नहीं सुने, उसमें एक चीज है कि हमने एक तो हमारी जो है ना वो हम एनर्जी हंगरी कंट्री में आते हैं। अच्छा, कि हमें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी जरूरियात बढ़ गई हैं, हमने इंडस्ट्रियल यूज उसका बढ़ाया है। ठीक है। अच्छा, जो बहुत ज्यादा शोर है वो है डोमेस्टिक यूज के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्योंकि हमने पहले तो हमने इतने CNG बना दिए। वही प्लानिंग का आएगा ना कि हमें पता नहीं था कि क्या हमारे पास फ्यूचर में कितनी गैस आएगी या कितना सॉलिड एग्रीमेंट्स हैं। तो हमने अपना बहुत सा जो ट्रैफिक है, जो अपना बहुत सी गाड़ियां हैं, उनको हमने गैस पे शिफ्ट कराया। पहले तो लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट उस पर हुई, CNG स्टेशन बने, फिर गाड़ियां जो हैं वो गैस की जो है वो बनी, उसके बाद पीछे से गैस बंद हो गई। जी, ऐसे हुआ, ये हुआ ना। तो इसी तरह फिर लोगों की भी डिमांड है कि घरों के अंदर गैस होनी चाहिए, हर जगह गैस होनी चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्रियल यूज है, फिर आपके यहाँ फर्टिलाइजर है जिसका इंग्रेडिएंट जो है वो गैस है। अच्छा, इसकी ये हमने अपने जो फिर उसके बाद जो इसका एक फार्मूला था, एक फार्मूला बना था पहले 2006 में गालबन या 5 में, कि भाई आपको ना किस तरह, हाँ, उसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान भी बना था।
ठीक है, वो एनर्जी सिक्योरिटी प्लान के तहत एनर्जी मिक्स फार्मूला बना था कि हमें एनर्जी के किसी एक सोर्स के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि हमें एनर्जी मिक्स पे चलना है। मसलन हमें एक सर्टन लेवल पे जो है वो एटॉमिक एनर्जी चाहिए, सर्टन लेवल पे हाइडल एनर्जी चाहिए, ठीक है, ओके, सर्टन लेवल पे थर्मल चाहिए, सर्टन लेवल पे जो है वो गैस पे ट्रस्ट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना जाना है, सोलर और विंड पे कितना जाना है, फिर ये वेस्ट से एनर्जी भी पैदा करनी है, फिर एनर्जी को जो हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाना है। इवन इस पे भी काम हुआ था। अच्छा, यस, कि जो आपका डीजल है इसके अंदर बायोडीजल जमा किया डाला जाएगा 10%, ताकि एनवायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए बहुत से इदारों ने वो बीज जो है उसकी काश्त भी की। मुझे इल्म है कि कराची से कुछ फासले पे पीएसओ ने भी एक जो है ना वो जंगल सा उगाया, जिसके अंदर वो 2-3 जो है ना वो पौधे हैं जिनके बायोडीजल बना के आप डीजल में मिक्स करेंगे तो वो धुआं काला जो है वो कम हो जाएगा। तो इतने लेवल पर एनर्जी सिक्योरिटी प्लान के साथ एनर्जी फ्रेंडली जो है ना वो भी प्लान जो है वो बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात होती है कि जब 2008 में हुकूमतें जो हैं वो दूसरी आई तो उन्होंने बहुत सी चीजें जो हैं वो सारी जो हैं उल्टा के रख दी। अच्छा, तो वो अब हमने जो है ना इस्तेमाल किया ना, इस वक्त मेरा ख्याल है कि एनर्जी के हवाले से अगर देखें तो एक तो वो एनर्जी मिक्स प्लान जो है वो कहीं डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस का किया था उस वक्त वो फार्मूला बहुत अच्छा बना था, वो भी हमने चेंज करके अपने सियासी मकासद के लिए किसी के साथ ताल्लुकात हैं तो उसको गैस मिल रही है, जिसके साथ नहीं है उसको नहीं दे रहे। अच्छा, पॉलिटिकल टूल के तौर पे भी उन्होंने यूज किया इसको। सर 2-3 सवाल है सर, छोटे छोटे, जरा इनको जरा शॉर्टली मुझे बताइएगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि पहले इंडस्ट्री जो है वो हमेशा शिकायत करती हुई नजर आती रही है कि इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही। क्या इस वक्त जब हमारे पास घरों में जो आम कंज्यूमर जो है उसको गैस नहीं मिल रही, तो क्या इंडस्ट्री को गैस मिल रही है? इस वक्त मेरा ख्याल है काफी हद तक इंडस्ट्री को जो है ना सेटिस्फाई किया गया है। अच्छा, टेक्सटाइल को भी किया गया तो इसका लॉन्ग रन में फायदा है? बिल्कुल, ऑब्वियसली होगा। और फर्टिलाइजर्स वाले जो हैं उनको भी मिल रही है, जिनको उसमें गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है अपनी फर्टिलाइजर बनाने के लिए, उनको भी मिल रही है। तो जो मैंने कहा कि जो प्रेशर आ रहा है ना वो हमारे ऊपर वो आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है और डोमेस्टिक यूज पे आ रहा है, और सर्दी के मौसम में उसकी जरूरत ज्यादा होती है। तो आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये जो प्रेशर है और ये जो बहरान का जो सामना कर रहे हैं अवाम, जिनकी वजह से बच्चे घरों में बगैर नाश्तों के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, जो घरों में खाना नहीं बन पा रहे, तो ये इसी तरह चलता रहेगा या मुस्तकबिल करीब में कोई इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से हमें कोई नजर आती है? अच्छा, हिकमत अमली तो अभी कोई नजर नहीं आती, कोई नजर नहीं आती। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि हम इस वक्त अगर हम पाकिस्तानी अवाम को देखें ना, तो मुझे ये लगता है कि मसलन पाकिस्तान के अवाम चीज चाहते हैं, पैसे पे शोर फिर कम मचता है। मसलन अगर आप कहें ना कि बिजली महंगी है, लेकिन बिजली मिल रही है तो इतना शोर नहीं होगा। सही है। अच्छा, लेकिन इसी तरह अगर गैस मिल रही हो तो जो भी प्राइस पे मिल रही हो, और ये 400 रुपए किलो टमाटर लेके खा रहे हैं लोग, बिल्कुल खाए हैं ना, तो लिहाजा इनको प्राइस से कम और अवेलेबिलिटी का जो है ना रुझान वो ज्यादा है। ऐसे ही है। अगर इसका फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक कर लिया जाए, ठीक है, तो एक तो उससे फर्क पड़ जाएगा कि आपको किस औकात में इंडस्ट्री को देनी है, किस औकात में डोमेस्टिक को देनी है, ठीक है। क्या हुकूमत और गवर्नमेंट जो है वो इसकी अगर जरूरत है तो फिर इंपोर्ट बढ़ा ले। इसके अलावा तो गवर्नमेंट क्या इस सारी सूरत हाल में क्या गवर्नमेंट पे ब्लेम करना ये ठीक है कि इनकी वजह से ये सारे मामला हो रहे और इनके दौरे हुकूमत में हमें गैस नहीं मिल रही? देखें, ब्लेम तो गवर्नमेंट पे आ गया क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है। अच्छा। तो आप अगर आपके पास राशनिंग करनी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी जो आपकी इस वक्त गैस का जो हम बात कर रहे हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो पहले 2006-7 में चल रही थी उसको मेरा ख्याल स्टडी कर लिया जाए और उसके आसपास की कोई चीज जो है वो बनेगी कि भाई किस तरह किस रेशो से आप इन सेक्टर्स में बांटें। गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, ठीक है, कि किस सेक्टर को कितनी चाहिए। टाइमिंग का फर्क है या फेवरेट लोगों को जो एक होती है कि हमें चीज जो है प्रायोरिटी पे मिलनी चाहिए, उसका फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले को देख लिया जाए तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि आप अगर आपकी ज्यादा शॉर्टेज है तो आप अपनी इंपोर्ट को बढ़ाएं। ये लोग जो हैं ये खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, आप जो है वो
अगर आप अवेलेबिलिटी कर देंगे तो मेरा ख्याल है सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक हो गया सर, प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। बस ऐसे ही शॉर्टली जल्दी से ये बता दीजिए मुझे कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आइंदा कितने सालों तक ये एनर्जी के जो बुनियादी मसाइल हैं यहाँ से निकल आएगा? मुझे तो लगता है कि ये बहुत जल्दी निकल सकता है अगर पॉलिसीज जो हैं उनकी कंटिन्यूटी हो जाए। और दूसरा बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही वो सेक्टर है जो जल्दी से जल्दी चीजों को जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ ले जा सकता है। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त आन पहुंचा है। वक्फे के बाद हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक और मौजूद पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू करने वाले हैं। और इस गुफ्तगू में ख़ास तौर पे जो बात होने वाली है वो है बिजनेस के हवाले से। इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अगर मुआशी हालात के हवाले से या अगर किसी भी पाकिस्तानी के मुआशी हालात के हवाले से बात की जाए तो वो कोई इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता है। और जो नए कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं वो भी इस वक्त बहुत घबरा रहे हैं कि हम कारोबार शुरू करें या ना करें, क्या कारोबार शुरू करें। मुल्क के हालात ऐसे हैं और जो कारोबार कर रहे हैं वो कोई अच्छी राय नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। मगर ये भी एक हकीकत है कि जब हालात साजगार नहीं होते हैं उन्हीं दिनों में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। मार्केट में कभी इतनी ग्रोथ उन्हें नहीं मिली होती जो इन हालात में मिल रही होती है। तो हर एक के लिए हालात जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो आज हम इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे कि अगर हम कारोबार करना चाहते हैं तो क्या ये हालात साजगार हैं, और अगर साजगार हैं तो किस शोबे में साजगार हैं, और हमें अपनी जो लाया अमल है वो क्या होना चाहिए। अच्छा, फिर मार्केट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से हम ये भी बात जरूर करेंगे अपने प्रोग्राम में कि हुकूमत की जानिब से क्या क्या हिकमत अमली रही और जो उनकी हिकमत अमली है इसका आइंदा आने वाले वक्त में क्या फ़ायदा नज़र आता है। और इस वक्त अगर हिकमत अमली को थोड़ा सा बदल दिया जाए या किस जगह पे थोड़ी सी कमी है, अगर उस कमी को पूरा कर लिया जाए तो हमारी मार्केट में जो कारोबार की सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है और हज़ारों नहीं लाखों ख़ानदान जो है वो मुआशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। आप भी अपनी तजावीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल करिएगा। उसके लिए हमारा नंबर जो है नीली पट्टी में आपको नज़र आ रहा है। मैं अब तारुफ करवाऊंगा अपने मेहमान का। मेहमान का तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक बिजनेसमैन है और इन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बिजनेस किए हैं और माशाल्लाह दोनों जगहों पे बड़े एक आसान तरीके से बिजनेस को इन्होंने कामयाब किया है। मैं बताता चलूं आपको कि जो मेरे मेहमान हैं इन्होंने पाकिस्तान में जो बिजनेस किया वो उन्होंने लीवाइस की एक फ्रेंचाइज खोली। उसके बाद और 2000 से पहले तक उन्होंने अमेरिका में अपना एक मरकजी दफ्तर रखा। बाद इन्होंने हॉलिडे इन के नाम से एक होटल कायम किया जो कामयाबी से वहाँ पे चल रहा है अमेरिका में। कनाडा में भी एक इन्होंने होटल कायम किया जिसको आलूदगी से मुकम्मल तौर पे पाक होटल करार दिया। डरहम की जो वहाँ पे एक जो इंतजामिया है उसने और कनाडा की इंतजामिया की तरफ से भी इन्हें जो है वो एक तारीफी सर्टिफिकेट भी मिला है। खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ये रियल एस्टेट और बिल्डर्स की जो इंडस्ट्री है इसमें एक बहुत ही एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। नायब सदर हैं आबाद के। आबाद क्या है? आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, कारोबारी हालात जो हैं वो जो एक तासुर है कि इस वक्त बेहतर नहीं है। अगर आपको नया कारोबार शुरू करना है तो ये हालात साजगार नहीं है। मैंने ये इस तरह की लोगों के जो है ना वो तासुरात सुने। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या वाकई इस वक्त जो है पाकिस्तान में इस कदर मुश्किल हालात हैं कि कोई भी कारोबार जो है उसे चलाना और संभालना मुश्किल हुआ है? देखें, बात दरअसल ये है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ और आज तक मैंने यही सुना कि मतलब कभी भी हालात कारोबार से मुताल्लिक या नौकरी से मुताल्लिक साजगार नहीं रहे। अगर मैं अपने वालिद और अपने वालिद के बाद अपने बड़े भाइयों को देखता हूँ तो इट वाज नेवर इजी टू फाइंड अ जॉब।
तो आज भी नहीं है। कारोबार करना पहले भी सहल नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये कहना कि आज बहुत मुश्किल है, कल बहुत आसान था, ऐसा नहीं है। कारोबार के लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए, इंसान के अंदर एक कंसिस्टेंट लगन चाहिए काम करने के लिए। हालात कभी मुवाफिक न रहे हैं, न होंगे 100%। इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। अल्लाह ताला ने सलाहियत इंसान को दी है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। माना कि जो फिल वक्त जो हमारे यहाँ हालात हैं, उन हालात में ऐसा नहीं है कि नया कारोबार करना ही मुश्किल है, बल्कि जो पुराने कारोबार हैं उनमें भी मुश्किलात हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर नीयत बेहतरी की तरफ जाने की है, तो नीयत बेहतरी की तरफ जाने के लिए थोड़ा बहुत तकलीफ सबको उठानी पड़ती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल इसको यूँ ले लीजिए कि मुल्क एक बड़ा यूनिट है और हर घर उसके अंदर जो है वो एक छोटा यूनिट है। ट्रू। तो एक छोटे यूनिट के अंदर, घर के यूनिट में अगर परेशानी आती है किसी नौइयत की, तो घर के तमाम अफराद मिलकर अगर उस तकलीफ को फेस नहीं करेंगे तो कभी वो घर तकलीफ से बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, वो परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम दुनिया के हर मामले को किसी न किसी के ऊपर थोप देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फितरत बन गई है वो ये बन गई है कि हम अपने तमाम तर नाकामियों, हम अपनी कामयाबी छोटी मोटी भी है ना, तो उसका तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेकिन जब हम कहीं नाकाम होते हैं तो नाकाम होने का वो जो मलबा है सारा किसी और के कंधे पे रख देते हैं। और ये हमें हर शोबे में, हर सेक्टर में नजर आता है। वो बेशक आप किसी एक इक्तदार में बैठे किसी बहुत बड़ी शख्सियत को देखें आप, या एक आम आदमी को देखें आप, किसी जो एक बहुत मामूली से एक आम आदमी जो है, एवरेज आदमी, उससे भी दोनों का मिजाज एक ही है। हालांकि सड़क पे भी अगर आप हम खुद अगर गलत ड्राइविंग कर रहे हैं तो बुरे दूसरे नजर आ रहे हैं, तो मिजाज बन चुका है। वही आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए इसमें कोई हुकूमत का ताल्लुक नहीं, किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं है। ये मिनहासुल कौम हमारा एक मिजाज बन गया है। हम अपनी तमाम तर नाकामियों के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं हम लोग। हाँ, जिसके कांधे के ऊपर रखते हैं। अब मिसाल मैं आपसे एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखिए, जब से हमने आँख खोली हमने सिर्फ एक चीज़ सुनी, फलाना डिपार्टमेंट ख़राब, फलाना आदमी ख़राब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ख़राब, इनकम टैक्स ख़राब, फौज ख़राब है, आपका मीडिया ख़राब। यार एक बात बताइए, आप मीडिया में बैठे हैं, आप भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के मामू, किसी के खालू, किसी के फूफा हैं। जो फौज में बैठा हुआ है वो भी मेरा कोई मामू। तो सवाल ये पैदा होता है कि मतलब फौज आसमान से उतरी हुई है, आप आसमान से उतर, यार आप हमारा हिस्सा हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या हम सब खराब हैं? तो वाकई हम सब खराब हैं। जिसकी जहाँ तक खराबी की पहुँच है, हम उस खराबी वहां तक करने में बतर्ज आतम अपना अपना हिस्सा पूरा कर रहे हैं। यानी कि जिसका जितना दाव लगता है वो लगाता है, वो लगा रहा है। हाँ। मिसाल के तौर पर मैं, है तल्ख बात लेकिन कहने में कोई हर्ज नहीं, मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग ना करप्शन से पाक मुआशरा चाहते नहीं है, बल्कि उनको परेशानी ये है कि मैं 5 रुपए की करप्शन क्यों करता हूँ, ये 5 करोड़ की क्यों कर लेता है। हाँ। जो 5 करोड़ की कर लेता है, दूसरा उससे परेशान है वो 5 अरब की। देखिए, अगर मुआशरा करप्शन के खिलाफ होता, हाँ, तो सबसे अहम बात ये थी कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप करप्शन ना करें, लेकिन लोग बड़े धड़ल्ले से मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहते हैं करप्शन से पाक ये माशरा हो ही नहीं सकता। सवाल ये है कि 1400 साल पहले के हालात तो नहीं है ना, हाँ, लेकिन 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब एक आदमी से एक तहरीक शुरू हुई और 20 साल के अंदर आपने देखा कि दुनिया का निज़ाम ही तब्दील हो गया। सही। किसी को कहीं से शुरू करने की ज़रूरत है, हमें एक फेथ होना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं सब कुछ हैं। और देखिए अल्लाह ताला ने इसी के लिए सबसे ज़्यादा सरजनिश फरमाई है कि वो मुसलमान नहीं है कि जिसके कौल और फेल में तजाद हो। हम कहते तो बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन अमलन हम जीरो हैं। अच्छा, सही है। आपने कहा कि हालात जो हैं वो कभी भी ऐसे साजगार नहीं रहे और ना ही 100% साजगार होंगे कभी। हमेशा बिजनेस में एक रिस्क का फैक्टर होता है और वो बेहतर हिकमत अमली और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप उसको ओवरकम कर सकते हैं और आज भी काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ये हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं एक हद तक। अब मुझे ये बताइए कि सपोज एक शख्स है, उसे बिजनेस करना है, ठीक है, उसके पास एक बड़े मुनासिब से पैसे हैं और वो चाहता है कि वो अपना कारोबार करे, नौकरियां तो है नहीं, तो अब वो उसे कौन सी डायरेक्शंस जो हैं वो चुननी चाहिए? क्योंकि देखें हमारे यहाँ जो अदाद शुमार नजर आ रहे हैं वो उसमें जो लोग पहले से किसी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं वहां पे आपको
अपनी दुकान लेके वहां पे जाना वो तो और मुश्किल काम हो जाएगा, वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, तो नए बंदे के लिए तो और तकलीफ हो जाएंगी। तो मतलब आप कौन कौन से आपको एरियाज नजर आते हैं कि ओके यहाँ पे काम हो सकता है, इस दौर में यहाँ पे काम हो सकता है, इस दौर में इस तरफ काम हो सकता है, वो अतराफ मुझे बताइए। तो देखिए, जैसे आपने फरमाया ना, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि हालात तो साजगार कभी नहीं होते। जी हाँ। और हालात साजगार ना होने में कोई मसनूई मामला नहीं है, ये कुदरत का अमल है। जब आप घर से अपने पाँव बाहर निकालते हैं ना, तो आपको हमेशा खतरात का खदशा रहता है। चरिंद परिंद भी अपने घर से जब बाहर निकलते हैं अपने बच्चों के लिए 2 चोंच में दाने लेके आते हैं ना, तो उनको भी इस बात का खतरा रहता है कहीं कोई शिकारी घात लगा के बैठा ना हो। सही है। तो खतरे से तो बाहर हम कभी भी नहीं है। और ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो आपकी आजमाइश करता है। तो जब भी कभी आप कोई नई चीज शुरू करेंगे तो उसमें आजमाइशें तो हैं भाई। बिल्कुल सही अच्छा, है। जो उन आजमाइशों से डर के भाग जाता है उसकी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। अब किस पे कितनी बड़ी आजमाइश आएगी, तो ये देखिए कुदरत का कानून है कि अल्लाह आप पे आपसे ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो जो आपकी ताकत है, जितनी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप उसके मुताबिक फैसला करें कि आपको क्या करना चाहिए। छक्का मारने की कोशिश न करें। सही है। क्योंकि फिर छक्का मारने की, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश में सिवाय आउट होने के और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। सही है। शाहिद आफरीदी की मिसाल आपको ठीक है, शाहिद आफरीदी ही नहीं और दूसरे भी हमारे ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने कोशिश ये की कि हर बॉल पे छक्का मार दिया जाए। तो देखिए, होम रन कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं अपना दूसरी और स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में, और हमारे यहाँ हम छक्का कहते हैं। तो छक्का हर बॉल पर नहीं मारा सकता ना। हाँ। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कराने वाला जो है ना, उसको आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो जो है वो बिल्कुल जीरो है और आप उसकी हर बॉल पे छक्का भाई। वो भी तो अपनी कोशिश करेगा ना। घर से खेलने आया हुआ तो खेलने आया हुआ घर से, वो भी खेलने आया हुआ और वो कोशिश ये करेगा भाई आपको किसी न किसी का बीट कर ले। तो देखिए, ये अमल तो चलता रहेगा। हमारा ख्याल जो आमतौर पर लोग है ना यहाँ जो काम करते हैं, वो समझते हैं कि शायद रेजिस्टेंस सिर्फ यहीं पे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूँगा, दुनिया के किसी भी माशरे में आप जाएंगे और वहाँ पे काम शुरू करेंगे ना, तो आपको महसूस अंदाज में या गैर महसूस अंदाज में एक ऑपोजिशन मिलेगी। अगर आप पार्ट ऑफ द कम्युनिटी नहीं हैं, अगर आप पार्ट ऑफ द टीम नहीं हैं, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। मैंने अमेरिका में कारोबार किया, मैंने कनाडा में कारोबार किया, आज भी कर रहा हूँ। अगर आप किसी नई इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस और अपनी जो है ना रिकग्निशन कराने के अंदर बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसका तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, कुदरत का अमल है कि लोग क्या करेंगे, आपको भरपूर तरीके से भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर जमा के पाँव अपना ज़मीन पे खड़े रहेंगे तो फिर कुछ अर्से बाद वो आपको तो वो तस्लीम कर लेंगे। तस्लीम कर लेंगे। तो ये तस्लीम करने का जो अमल है ना, ये मुख्तलिफ हो सकता है सबके लिए, ये मुश्किल भी हो सकता है। मैं आपसे, आप मतलब मेरे बच्चों की उम्र क्या, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपने इस फील्ड में आने को चूज किया था, तो क्या आपको किसी ने गले में हार डाल के कहा था कि आइए लीजिए एंकर बन जाइए? नहीं। डिड यू नॉट फेस प्रॉब्लम्स? बहुत सारी। अच्छा, वो दोस्त जो आपके बहुत क्लोज दोस्त रहे होंगे, शायद आपने उनमें भी देखा होगा, सामने तो आपसे दोस्ती कर रहे हैं, अभी तक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले तक मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया। तो अब ये कारोबार नहीं कर रहे ना, ये तो नौकरी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब इसमें ये है, तो ये ह्यूमन नेचर है ना कि आप कहीं चढ़ने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको खींचने की कोशिश करेगा। तो अभी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो हम इस तरफ आते हैं टू द पॉइंट। मुझे ये बताइए कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आप नौजवानों को सजेस्ट करते हैं? देखिए, ग्रोइंग कंट्री में सबसे बेहतरीन बिजनेस ऐसा होता है जो एक्सपोर्ट का है। तो लेकिन एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए सरमाया ज़्यादा चाहिए। सही है। अब उसमें क्या है कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उनके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से आप एक्सपोर्ट में आ जाएं। आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उनके लिए छोटे छोटे आइटम्स बना के उनको सप्लाई कर सकते हैं, जिसको यहाँ CMT भी कहा जा सकता है। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी अपनी एक सर्टेन प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, और उसके बाद वो छोटी फैक्ट्रियों को सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर देते हैं माल। सही। तो ऐसी चीज से जुड़ना चाहिए जिससे बड़ी सनत की वाबस्तगी हो। सही। और वो वैसे भी उलमाए कराम फरमाते हैं कि रिस्क में 10 में से 9 हिस्से जो है ना वो तिजारत में रखे गए हैं। तिजारत बुनियादी तौर पर देखिए सुन्नत है, लेकिन जो सुन्नत है वो भी बड़ी सख्त है। वो सख्त ये है कि ईमानदारी से कारोबार कीजिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँगा, हमारे यहाँ माजरत के साथ ये समझ लिया गया कि झूठ कारोबार है। देखिए, ये इंतहाई झूठ है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसा दूं कि इकोनॉमी पढ़ाती है कि मार्केट में जिस चीज़ की तलब ज़्यादा हो और रसद कम हो तो उसके पैसे बढ़ेंगे ना। तो तलब और रसद का कानून हम मानते हैं। सही है। अब मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए, आज सच बोलना, आज सच्चा आदमी, मैं दुनिया में पूरी दुनिया में घूमा, मैंने काम किया, मैंने एक चीज़ देखी कि हर शख्स चाहे वो अपने आप में कुछ भी है,
वो एक सच्चे आदमी की तलाश में है जो उसका अकाउंट्स देख सके, जो उसके मामला देख सके। तो भाई ये मार्केट में कम है ये। तो आप सच्चे बन के तो देखिए, फिर देखिए आप कहाँ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी वक्त हमारे पास कम है और दो सवाल है मेरे। एक तो सवाल आपने ये बताइए कि जो टूरिज्म जो है ये पाकिस्तान में एक नया एक चैप्टर है पूरा बिजनेस के हवाले से, और लोगों की बड़ी तादाद इसकी तरफ जा रही है। इसमें सिर्फ गेस्ट हाउस खोलना या कुछ इस तरह के कोई एक जगह बना लेना, क्या यही बिजनेस का एक वे हो सकता है, या और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं? और इसके अलावा आप, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो एसोसिएशन एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से है, तो आप जरा मुझे हुकूमत को क्या लाया अमल अपनाना चाहिए ये रियल एस्टेट के बिजनेस में बेहतरी लाने के लिए, इन दो चीजों के ऊपर मुख्तसरन बताइए। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ हुकूमत की तो भरपूर कोशिश और ख्वाहिश यही है कि वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए जो है ना इसमें बेहतरी पैदा करें। लेकिन कुछ हमने चूंकि दुनिया जहान से इतने कर्ज ले रखे हैं कि बहरहाल आप जो कर्ज लेते हैं किसी से, चाहे वो महाजन का सूद रहा हो कल या आज बैंकिंग सिस्टम रहा हो, चाहे फॉरेन बैंकिंग सिस्टम हो चाहे पाकिस्तान, वो अपनी टर्म डिक्टेट करता है। तो अब वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं तो उनके भी हाथ बंधे में, कुछ दे सकते हैं कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई होप कि वो कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक टूरिज्म का है, पाकिस्तान टूरिज्म के लिए दुनिया की बेहतरीन स्पॉट है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात डीजी गलियात से हुई, और डीजी गलियात जो है मतलब ये समझ लीजिए मरी और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं जो कि टूरिज्म के लिए बड़ी अट्रैक्शन रखते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया कि वो उनके प्लान्स क्या हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी की बहुत तवक्को है। मुझे लगता है आपके पास टाइम कम है, टाइम तकरीबन खत्म हो गया है। मैं आपसे बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाह रहा था, मगर वो बदकिस्मती से कम वक्त की वजह से हम लोग जो है वो बात ज्यादा नहीं कर सके, मगर फिर भी हमने जो बातें जानी इससे यकीनन हमारा जो है ना फायदा हुआ, और बहुत सारे वो दोस्त अहबाब जो काम करना चाहते हैं वो मोटिवेट भी हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मालूमाती प्रोग्राम करें जिससे आपका और हमारा कोई ना कोई फ़ायदा हो सके और हम कुछ हासिल कर सके, सीख सकें। हम अब्दुल रहमान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, नायब सदर आबाद हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।